हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लोकतंत्र में कार्यपालिका तथा विधायिका के संबंधों के आधार पर शासन प्रणालियों के प्रकार। ठीक है, तो भारत में और विश्व में तो इसमें लोकतंत्र के प्रकार कितने हैं, तो किस आधार पर, तो कार्यपालिका तथा विधायिका के जो संबंध होते हैं उस आधार पर विश्व में दो प्रकार की शासन प्रणालियां होती हैं, जिसमें पहली प्रणाली होती है संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ये दो प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड, इसमें हम आपको पहला प्रकार पढ़ाएंगे जिसका नाम है संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन व्यवस्था। इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए इसमें इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है कि कार्यपालिका विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ऐसे प्रणाली को हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद देखिए इसमें कि संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती है और इसे संसदीय सरकार को हम संसदात्मक या उत्तरदायी या फिर मंत्रिमंडलात्मक सरकार के नाम से भी जानते हैं। ये इतने नाम से इस संसदीय सरकार को हम जानते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो हमने अभी आपको इसका अर्थ बताया है कि कार्यपालिका विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ क्या हुआ, तो कार्यपालिका में कौन आएगा, तो हम यहाँ पर कार्यपालिका में अस्थायी कार्यपालिका की बात कर रहे हैं और अस्थायी कार्यपालिका में हम बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और हमारी मंत्रिपरिषद यह विधायिका के निम्न सदन, अर्थात हमारा भारत में लोकसभा निम्न सदन होता है विधायिका का, या संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। तो इस लोकसभा के प्रति हमारे प्रधानमंत्री तथा उनकी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। इस प्रणाली को हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। यह आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड मेंस में, ये आपको ध्यान रखना है और आगामी परीक्षाओं में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में आपसे संसदीय शासन प्रणाली न देते हुए अगर आपको संसदात्मक दें, उत्तरदायी सरकार दे या फिर मंत्रिमंडलात्मक सरकार दे एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे सरकार विश्व में कहाँ पर है, तो ऐसे सरकार ब्रिटेन में है। तो ब्रिटेन की सरकार संसदीय सरकार का अच्छा उदाहरण है, क्योंकि हमने भी या भारत में भी ब्रिटेन की सरकार के तर्ज पर ही संसदीय सरकार को अपनाया गया है। इसके बाद देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यही संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत होती है और संसदात्मक शासन व्यवस्था वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए व्यवस्थापिका अथवा उसके लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आ रहा समझ में। तो जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, तो वास्तविक कार्यपालिका में हमारी मंत्रिपरिषद, ठीक है, और इस मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो विधायिका मतलब व्यवस्थापिका या संसद के लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब तक इनका लोकसभा में बहुमत है तब तक इनकी सरकार रहेगी और जैसे लोकसभा में इनका बहुमत समाप्त होता है इनकी सरकार चली जाती है, सरकार गिर जाती है। ठीक है, और अगर कोई भी नीति बनाते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं, तो इनको जवाब देना होगा सदन में, मतलब लोकसभा में इनको जवाब देना होता है। लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगर इनकी नीतियों से या इनकी किसी विधि से, इनके किसी कानून से अगर लोकसभा के सदस्य मतलब विपक्षी दल सहमत नहीं है, तो अगर विपक्षी दल इनकी नीतियों से सहमत नहीं होते हैं तो विपक्षी दल इनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकता है और अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है फ्रेंड, याद रखना। ठीक है, और अगर यह अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है लोकसभा में तो इनकी सरकार चली जाती है। इसलिए इनके बारे में कहा जाता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे, राज्य का प्रधान नाम मात्र का तथा अनुत्तरदायी होता है। ठीक है, अब जो राज्य का प्रधान होता है मतलब देश का प्रधान, मतलब हमारे भारत में राष्ट्रपति और ब्रिटेन में राजा,
ये नाम मात्र के लिए शासक होते हैं, नाम मात्र के लिए होते हैं तथा अनुत्तरदायी होते हैं, मतलब इनको संसद में जाकर जवाब नहीं देना है, इनको लोकसभा में जाकर जवाब नहीं देना है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। इसके बाद में आधुनिक राज्यों में व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं। तो 2 सदन मतलब एक उच्च सदन होगा और एक निम्न सदन होगा। भारत हो चाहे विश्व का कोई सभी अन्य देश हो या किसी भी देश का सदन हो, तो 2 सदन होते हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद फिर मंत्रिमंडल वास्तव में उस सदन के नियंत्रण में होता है जिसे वित्तीय मामलों में अधिक शक्ति प्राप्त होती है। तो हमारे भारत में भी वित्तीय शक्तियां किसे प्राप्त हैं, तो लोकसभा को प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद फिर और ठीक है, तो जो निर्वाचकों का भी अधिक सीधे ढंग से प्रतिनिधित्व भी करता है। तो हम देखते हैं कि लोकसभा में मतलब हमारे भारत में निम्न सदन है लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, तो संसदीय शासन व्यवस्था में शासन की शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है और मंत्रिमंडल ही हमारे भारत में वास्तविक रूप से नीति निर्माता निकाय होता है। हमारे भारत के लिए नीति निर्माण का कार्य मंत्रिमंडल ही करता है। इसीलिए आइवर जेनिंग्स ने, ठीक है, याद रखना है आपको, आइवर जेनिंग्स ने इसे मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसदीय सरकार को मंत्रिमंडलीय सरकार किसने कहा है, तो ये सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है, जो आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए निम्न सदन, ठीक है, तो निम्न सदन अर्थात लोकसभा। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता, ठीक है, राष्ट्र के प्रधानमंत्री पद के योग्य माना जाता है। तो ऐसा हमारे भारत में है। तो हम देखते हैं कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो बहुमत दल का नेता हमारा प्रधानमंत्री होता है। आ रहा समझ में, ये आपको याद रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर मंत्रिपरिषद को सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करना पड़ता है। अब जो मंत्रिपरिषद होती है तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका अर्थ क्या है, अगर कोई निर्णय लेते हैं तो इसमें सबको सहमत रहना पड़ता है, सबको अपनी अपनी सहमति देना पड़ता है, ठीक है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरी सरकार चली जाती है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसलिए साधारणतः प्रधानमंत्री अपने ही दल के सदस्यों को मंत्रिपरिषद के लिए चुनता है, ठीक है। तो इसमें जो प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री जिस दल का होता है या जिस पार्टी का नेता होता है तो वह अपनी पार्टी के सदस्यों को ही मंत्रिपरिषद के लिए भी चुनता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, तो मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के लिए व्यवस्थापिका की सदस्यता आवश्यक होती है, किंतु प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को भी मंत्रिपरिषद के लिए चुन सकता है जो व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं है या विधायिका का सदस्य नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मैं अपने ही किसी व्यक्ति को या अपने पार्टी के किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में मंत्री बनाना चाहता हूं और वह संसद का सदस्य नहीं है या विधायिका का सदस्य नहीं है, तो भी प्रधानमंत्री उसे मंत्री बना सकता है। परंतु इसके लिए शर्त यह होगी कि उसे 6 माह के अंदर या 6 महीने के अंदर विधायिका या व्यवस्थापिका या हमारी संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। अर्थात उसको 6 महीने के अंदर कहीं से भी चुनाव जीतना होगा। अब वो चाहे राज्यसभा से चुनाव जीते या फिर लोकसभा की सीट से चुनाव जीते, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर संसदीय शासन प्रणाली वाले प्रमुख देश हैं, जैसे ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, भारत है, ठीक है, आदि। ये ऐसे देश हैं जो संसदीय शासन प्रणाली वाले प्रमुख देश हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसदीय शासन प्रणाली वाले कौन कौन से देश हैं, तो ये 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं। अब संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो पहली विशेषता होती है कि व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। आ रहा समझ में। अब कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध होता है, इसका अर्थ समझ रहे हैं आप, क्योंकि देखो जो विधायिका होती है तो विधायिका में कौन कौन होता है,
तो विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति होते हैं हमारे भारत में, ठीक है। और यही विधायिका के सदस्य कार्यपालिका में सदस्य बनते हैं। आ रहा समझ में? मतलब लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों ही सदस्यों से मिलकर मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है, ठीक है। लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों से सदस्यों को लिया जाता है और दोनों ही सदस्यों को मंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा, इसीलिए इन दोनों का संबंध घनिष्ठ होता है। इसके बाद फिर कार्यपालिका की नियुक्ति व्यवस्थापिका में से ही की जाती है। तो आपको याद रखना, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है कि जो विधायिका होती है या व्यवस्थापिका होती है या विधान पालिका होती है, इसी में से कार्यपालिका के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। इसके बाद फिर अपने द्वारा संपन्न कार्यों और नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कार्यपालिका जो भी कार्य करेगी तो वह किसके प्रति उत्तरदायी होगी? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद फिर देखिए, इसमें नाम मात्र की कार्यपालिका व वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है, ठीक है। अब नाम मात्र की कार्यपालिका मतलब जो नाम मात्र के होते हैं, तो इसमें हमारे भारत में राष्ट्रपति आते हैं। इनको नाम मात्र की कार्यपालिका क्यों कहते हैं? क्योंकि देखा जाए तो हमारे राष्ट्रपति भारत में कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उनकी अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद आती है। तो इसको वास्तविक कार्यपालिका क्यों कहते हैं? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो हमारे भारत में प्रधानमंत्री और उनकी अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद ही संपूर्ण कार्य करती है, ठीक है। तो इसलिए इसे वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। तो वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उनकी अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद आती है और नाम मात्र की कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति आते हैं। इसके बाद फिर वास्तविक कार्यपालिका अथवा राजनीतिक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, चांसलर और मंत्रिमंडल होते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। अब यहाँ पर एक शब्द आया है चांसलर, तो ये जर्मनी में होता है चांसलर, ठीक है। जिस प्रकार से हमारे भारत में प्रधानमंत्री होते हैं, ये ऐसे ही चांसलर होते हैं जर्मनी में, जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखिए, फिर इसमें अगली विशेषता है कि संसदीय शासन में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, ठीक है। जो संसदीय शासन प्रणाली होती है तो इसमें मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद फिर देखिए, तो लास्की के शब्दों में, तो लास्की ये विद्वान है पॉलिटी के, तो इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माण, जीवन और अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है। आ रहा समझ में? तो मंत्रिपरिषद के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है प्रधानमंत्री का। इसके बाद फिर जो उसके जीवन और उसके अंत में भी इसकी महत्वपूर्ण स्थिति होती है, किसकी? प्रधानमंत्री की। इसके बाद फिर आगे देखिए कि संसद के निम्न सदन मतलब लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री सदन का नेता भी होता है। ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर प्रधानमंत्री में एक साथ 4 व्यक्तित्व मिले हुए होते हैं। तो प्रधानमंत्री में एक के साथ में 4 व्यक्तित्व कौन कौन से होते हैं? तो पहला व्यक्तित्व इसका देखिए, तो पहला व्यक्तित्व या प्रथम, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद अर्थात देश की सरकार का प्रधान होता है। आ रहा समझ में? दूसरा है कि यह प्रधानमंत्री वह संसद का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री संसद का नेता होता है, बहुमत दल का नेता भी यही होता है। इसके बाद फिर तृतीय या तीसरा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का राज्य के प्रधान के साथ साथ संबंध स्थापित करता है। तो जो प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद का राज्य के प्रधान के साथ संबंध स्थापित करता है, मतलब संबंध स्थापित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानमंत्री की। इसके बाद फिर चौथा होता है कि प्रधानमंत्री राजनीतिक दल का प्रधान होता है। तो जो भी पार्टी होती है उस पार्टी का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो ये 4 व्यक्तित्व में होता है प्रधानमंत्री, जो आपको याद रखना है। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री में एक साथ 4 व्यक्तित्व कौन कौन से होते हैं? तो चारों व्यक्तित्व आपको याद रखना होगा। तो 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट देखिए इसमें कि व्यवस्थापिका यदि कार्यपालिका को समर्थन देना बंद कर दे तो कार्यपालिका को त्याग पत्र देना होता है। आ रहा समझ में? तो याद रखना फ्रेंड
कि व्यवस्थापिका यदि कार्यपालिका को समर्थन देना बंद कर देगी तो क्या होगा, कार्यपालिका को अपना त्यागपत्र, अपना इस्तीफा देना होता है, मतलब सरकार चली जाएगी। इसके बाद फिर विधानमंडल का कार्यकाल निश्चित होता है, परंतु प्रधानमंत्री या चांसलर की सलाह से राज्य प्रमुख नियत समय से पूर्व भी विधानमंडल को भंग करके नवीन चुनाव भी करा सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये होता है विधानमंडल मतलब जैसे हमारे भारत में संसद होती है, तो संसद का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष होता है। आप ध्यान रखें कि इसमें लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, ठीक है। तो राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। इसके बाद में एक ही साथ में या एक ही बार में सारे सदस्यों का चुनाव नहीं होता, इसलिए राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। जबकि जो हमारे भारत में निम्न सदन होता है लोकसभा, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसको हमारे राष्ट्रपति खुद के विवेक या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर भी इसे भंग कर सकते हैं। और अगर हमारे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने का आदेश देते हैं तो फिर से नए चुनाव होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है इसमें जो आपको याद रखना है। इसके बाद फिर संसदीय शासन के वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण करने वाले मंत्रीगण व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये मैं आपको पॉइंट पहले बता चुका हूँ कि जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, तो संसद या संसदीय शासन के वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण करने वाले जो मंत्री लोग होते हैं तो व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इनको समूह में सबको वहाँ पर जवाब देना पड़ता है। किसी भी मंत्री से सवाल जवाब किया जा सकता है, प्रधानमंत्री सवाल जवाब किया जा सकता है। इसके बाद में अगर हमारे प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो पूरी सरकार चली जाती है, या फिर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरी सरकार चली जाती है। तो ये साथ साथ डूबते साथ साथ तैरते हैं, ये मंत्री परिषद के बारे में कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखिए कि संसदीय शासन के अंतर्गत राजनीतिक एकरूपता पाई जाती है, अर्थात प्रत्येक मंत्री अपने अधीन विभाग को समुचित ढंग से चलाने के लिए मंत्री परिषद के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तो इस शासन प्रणाली में हम देखते हैं कि कोई भी मंत्री परिषद के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। हर मंत्री कोई भी कार्य करने से पहले मंत्री परिषद की बैठकों में उसको बताता है कि हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं, ठीक है। जब मंत्रिमंडल पास कर देता है तो उसके बाद फिर उसे संसद में पेश किया जाता है, और जब संसद पास कर देती है तो फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति जैसे हस्ताक्षर करते हैं या अपनी अनुमति देते हैं तो वह अधिनियम बन जाता है या कानून बन जाता है। इसके बाद देखिए इसमें आगे संसदीय शासन के गुण। अब संसदीय शासन के गुण कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें पहला गुण यह होता है कि मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य के रूप में जनता के प्रतिनिधि होते हैं। आ रहा समझ में, जो मंत्री होते हैं तो मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य के रूप में जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जनता इन सदस्यों को चुनती है। अब भारत में या विश्व के अन्य देशों में भी हम देखें तो सारे देश के लोग एक साथ तो बैठकर निर्णय ले नहीं सकते, तो फिर ये जनता, ये सदस्य, ये लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि विधायिका में जाकर बैठते हैं, व्यवस्थापिका में जाकर बैठते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह संसदीय शासन व्यवस्था लोकमत का उचित आदर भी करती है। इसके बाद फिर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में प्रायः सहयोग और सामंजस्य बना रहता है। ये संसदीय शासन व्यवस्था के गुण हैं जो आपको याद रखना है। इसके बाद फिर जिससे कानून का निर्माण और जन कल्याणकारी प्रशासन सफलतापूर्वक संचालित होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में उत्तरदायी एक ही अंग रहता है, अतः शासन के विभिन्न अंगों के मध्य संघर्ष असंभव होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में उत्तरदायी एक ही अंग रहता है, मतलब कि जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वही इसमें उत्तरदायी होती है। आ रहा समझ में, विधायिका के निम्न सदन के प्रति। इसलिए जो शासन के विभिन्न अंग होते हैं इसमें संघर्ष होता नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे अगला पॉइंट आता है इसमें संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत
सरकार को जनमत के प्रति अत्यधिक सचेत रहना पड़ता है, क्योंकि उसी पर उसका अस्तित्व निर्भर होता है या उसी पर उसका अस्तित्व निर्भर करता है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार निरंकुश नहीं हो पाती, क्योंकि व्यवस्थापिका के प्रति सरकार उत्तरदायी होती है। आ रहा समझ में। तो संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार निरंकुश नहीं हो सकती, सरकार तानाशाह नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। आ रहा समझ में। इसलिए सरकार कभी भी तानाशाह नहीं हो सकती। इसके बाद फिर व्यवस्थापिका में उपस्थित विपक्षी दल सरकार पर दबाव बनाए रखता है। तो कई बार आपने देखा होगा भारत में और विश्व में भी, तो हमारे भारत में भी हम देखते हैं कि सरकार पर विपक्षी दल दबाव बनाकर रखता है। अगर सरकार थोड़ा सा भी गलत निर्णय लेती है तो तुरंत संसद में, मतलब हमारे भारत में लोकसभा में और राज्यसभा में जो विपक्षी दल होता है वह सरकार का विरोध करने लगता है। आ रहा समझ में। तो जिससे सरकार कोई भी गलत नीति बनाने से पहले विचार करती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमेशा सरकार सोच समझकर ही कोई नीति बनाती है और सोच समझकर ही कोई कार्यक्रम शुरू करती है। इसके बाद फिर व्यवस्थापिका सरकार पर निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर नियंत्रण बनाए रखता है। इसके बाद फिर अगला आता है संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय संकट के समय व्यवस्थापिका देश के नेता को असाधारण शक्ति प्रदान कर सकती है। आ रहा समझ में। तो जब भारत में या विश्व के किसी भी देश में संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो व्यवस्थापिका उस देश के नेता को असाधारण या अधिक शक्तियां प्रदान कर सकती हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो ये सब क्या है? तो ये सब इसके व्यवस्थापिक हमारी संसदीय शासन प्रणाली के गुण होते हैं जो आपको याद रखना है। अब इसके बाद में संसदीय शासन प्रणाली के कुछ दोष भी होते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था के या संसदीय शासन के दोष कौन कौन से होते हैं? तो पहला दोष देखिए इसमें कि संसदीय शासन व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। आ रहा समझ में। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो संसदीय शासन व्यवस्था मतलब हमारे भारत में कार्यपालिका विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। यह संसदीय शासन प्रणाली होती है। अब इस व्यवस्था में यह संसदीय शासन व्यवस्था शक्ति पृथक्करण का अर्थ यह होता है कि जो शासन के अंग होते हैं, तो शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ये तीनों अंग अपना अपना कार्य करें, दोनों एक दूसरे के कार्य में इंटरफियर ना करें, हस्तक्षेप ना करें। इस प्रणाली को कहते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है इसमें सरकार के तीनों अंगों का, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध होता है। इसके अनुसार शासन के अंतर्गत व्यवस्थापन, शासन एवं न्याय संबंधी शक्तियां पृथक पृथक रहती हैं, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर संबंधित होती है या एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। आ रहा समझ में। ये आपको याद रखना है। अब आजकल आपने देखा भी होगा कि जो हमारा न्यायालय होता है वह सरकार की गतिविधियों में हस्तक्षेप करता रहता है। आ रहा समझ में, जिसको हम न्यायिक सक्रियता के नाम से जानते हैं। इसके बाद में और भी ऐसे कई बार हमारे सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने और राज्यों के उच्च न्यायालय ने भी सरकार की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप किया है, जिसको हम न्यायिक सक्रियता के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन अर्थात लोकसभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी के द्वारा कार्यपालिका का निर्माण होता है। अतः दोनों विभागों, ठीक है, अतः दोनों विभागों की शक्ति का प्रयोग करने वाले राजनीतिज्ञ तानाशाह का रूप धारण कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगला दोष होता है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था निर्बल प्रशासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। आ रहा समझ में। निर्बल प्रशासन व्यवस्था मतलब कमजोर प्रशासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि शासन की संपूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती बल्कि पूरे मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य में निहित होती है। और यही कारण है कि निर्णय लेने में अधिक देर लगती है या अधिक समय लगता है।
तो जब सभी सदस्यों को, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है, तो जब भी कोई निर्णय लेना होगा तो सबको साथ में बैठना होगा, सब साथ मिलकर निर्णय लेंगे, अकेला कोई भी एक मंत्री उसमें निर्णय नहीं ले सकता। तो इस कारण से क्या होता है कि निर्णय में विलंब होता है, जो संसदीय शासन प्रणाली का एक प्रमुख दोष है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें दोष कि संसदीय शासन व्यवस्था अपनाने वाले देश में बहुदलीय व्यवस्था पर सरकार का निर्माण करना कठिन होता है। बहुदलीय व्यवस्था का अर्थ होता है कि जब बहुत सारे दल कार्य करते हैं या जिस देश में बहुत सारे दल होते हैं तो उसे कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण सरकार का निर्माण करना कठिन होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में देश में गठबंधन की सरकार बनती है, और जब भी गठबंधन की सरकार होती है, अलायंस की गवर्नमेंट होती है, तो सरकार मजबूत नहीं, सरकार मजबूर होती है। इसके बाद फिर व्यवस्थापिका में किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता और अंततः मिलीजुली सरकार का निर्माण करना पड़ता है। इसी मिलीजुली सरकार को अलायंस गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार कहते हैं। इसके बाद फिर ऐसी व्यवस्था में विघटन की संभावनाएं ज़्यादा होती है, मतलब सरकार का गिरने का संकट कभी भी उत्पन्न हो सकता है, सरकार कभी भी गिर सकती है, जो हमारे भारत में कई इसके उदाहरण हम देख चुके हैं। इसके बाद फिर अगला है दोष इसमें कि कार्यपालिका का कार्यकाल व्यवस्थापिका के विश्वास पर निर्भर होने की वजह से निश्चित नहीं रहता। जब भी गठबंधन की सरकार होती है तो इसमें इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता, सरकार कभी भी गिर सकती है, सरकार कभी भी जा सकती है। इसके बाद फिर सरकार में उचित योजनाओं को क्रियान्वित करने की इच्छा शक्ति भी नहीं होती। जब सरकार गठबंधन की होती है तो सरकार अगर कोई भी कार्य शुरू करने वाली, कोई भी कार्यक्रम चालू करने वाली है, कोई भी योजना को क्रियान्वित करने वाली है, तो जो विपक्षी दल होता है उसका विरोध करना शुरू कर देता है। विपक्षी दल कुछ न कुछ उसमें कमियां निकालता ही है, जिसके कारण सरकार ठीक से कार्य नहीं कर पाती। ये सबसे बड़ी समस्या होती है जब सरकार गठबंधन की होती है या मिलीजुली सरकार होती है तब। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली के दोष समाप्त हो जाते हैं फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें संसदीय शासन प्रणाली को मजबूत कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए कुछ सुझाव हैं। तो इसमें पहला सुझाव देखिए कि राजनीतिक दलों की ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करना होगा, ताकि सुदृढ़ प्रतिपक्ष मतलब मजबूत प्रतिपक्ष के निर्माण के अधिक अवसर उपलब्ध हो सके। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका मजबूत बनाने का, संसदीय शासन प्रणाली को मजबूत बनाने का पहला सुझाव है। इसके बाद फिर दूसरा सुझाव यह है कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। आ रहा समझ में? और राजनीतिक दलों को इसे मानना चाहिए। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता और राजनीतिक दलों को इसको मानना चाहिए। जबकि कई बार क्या होता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं यही हिंसा को बढ़ावा देते हैं, यही जनता को भड़काते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद फिर अगला सुझाव यह है कि दल बदल पर कठोरता से रोक लगाना चाहिए। हालांकि हमारे भारत में एक संविधान संशोधन पारित किया गया है, 52वां संविधान संशोधन, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसे और कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। इसके बाद में हमारी सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया है जो सराहनीय है। इसके बाद फिर अगला है कि प्रभावशाली विपक्षी दल को एक संस्थागत आवश्यकता मानते हुए इसे विकसित करना होगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये इसके सुझाव हैं। इसके अलावा और भी कुछ सुझाव हैं जो इस प्रकार है, देखिए इसमें। तो अगला पॉइंट इसमें आता है कि संसदीय लोकतंत्र में विरोधी पक्ष की जिम्मेदारी यह भी है कि वह विरोध का बहाना बनाकर विद्रोह और अराजकता को बढ़ावा न दे। कई बार क्या होता है कि जो विरोधी पक्ष होता है या विपक्षी दल होता है वह सरकार का अनावश्यक कारणों से विरोध करता है, सरकार के खिलाफ में विद्रोह कर देता है, जिसके कारण अराजकता को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से विपक्षी दल को गतिविधि को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर वास्तव में सरकार कोई गलत निर्णय लेने जा रही है तब उसी परिस्थिति में ही सरकार का विरोध किया जाना चाहिए, अनावश्यक कारणों से सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि जनता में मनमुटाव बढ़ता है, जनता में सरकार की छवि खराब होती है जब अनावश्यक कारणों से
बुराई करता है विपक्षी दल, अनावश्यक कारणों से विरोध करता है। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी गतिविधि को अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये विपक्षी दल को ध्यान रखना होगा। अगला है कि प्रशासन को अधिक उत्तरदायी और कार्यकुशल बनाना होगा। आ रहा समझ में? तो जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं उनको भी उत्तरदायी बनाना होगा। इसके बाद फिर उसमें जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी वर्ग हैं, इन सबको कार्यों में कुशल बनाना होगा। कई बार क्या होता है कि जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी होते हैं वे अपने कार्यों में दक्ष नहीं होते हैं, वे अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर तो उनको उत्तरदायी बनाना होगा और उनको कार्यों में कुशल बनाना होगा। अगला है कि शासकीय कर्मचारियों में इस भावना का विकास करना होगा कि वे जनता के सेवक हैं, न कि स्वामी। कई बार क्या होता है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या अधिकारी होते हैं तो ये अपने आप को बहुत समझते हैं। आपने देखा होगा जब आप ऑफिस में जाते हैं तो अगर आप कोई ऑफिस में काम कराने के लिए जाते हैं तो वो ऐसे बातें करते हैं आपसे, ऐसे अहंकार पूर्वक बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो स्वामी हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी लोग, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, कमिश्नर हो, आईजी हो, डीआईजी हो, सचिव हो, कोई भी हो, ये सब जनता के सेवक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है, न कि स्वामी हैं। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, शासकीय कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इनमें हमें सेवक का भाव उत्पन्न करना होगा, न कि स्वामी का। इसके बाद फिर प्रशासन में पारदर्शिता लानी होगी। पारदर्शिता का अर्थ क्या होता है? तो सरकार के द्वारा जो भी कार्य किया जाए वह स्पष्ट जनता को दिखे, जिसे हम पारदर्शिता कहते हैं। इसके बाद संसदीय परामर्शदात्री समितियों की कार्य क्षमता में भी वृद्धि करना चाहिए। तो संसद में जो सलाहकार समितियां होती, परामर्शदात्री समितियां होती हैं, इनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करना चाहिए, इनके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये सब सुझाव है फ्रेंड जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को क्यों अपनाया हमने। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने के कुछ कारण हैं, जिसमें पहला कारण यह है कि व्यवस्था से निकटता। तो व्यवस्था से निकटता, इसका अर्थ क्या हो जाता है? देखिए इसमें तो संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को इसलिए अपनाया था कि यह भारत में ब्रिटिश काल से ही अस्तित्व में थी। ब्रिटिश काल से हमारे भारत में यह संसदीय व्यवस्था चली आ रही थी, इसलिए हमने इसको अपनाया है, अपनाने का पहला कारण। दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि के.एम. मुंशी ने भी तर्क दिया कि इस देश में पिछले 30 या 40 वर्षों से सरकारी काम में कुछ उत्तरदायित्वों को शुरू किया गया है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए दूसरा कारण क्या है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने का। तो दूसरा कारण यह है कि उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता। तो भारत में उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी गई है, इस कारण से हमने इस व्यवस्था को अपनाया है। तो देखिए इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है। तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में इस ओर इशारा किया था कि एक लोकतांत्रिक कार्यकारिणी को 2 शर्तों से अवश्य संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो पहली शर्त है कि स्थायित्व एवं दूसरा होता है उत्तरदायित्व। आ रहा समझ में? अब स्थायित्व का मतलब क्या है? तो स्थायित्व का अर्थ यह है कि सरकार स्थायी हो, सरकार बार बार बदलना नहीं चाहिए। अगर सरकार बार बार बदलेगी तो काम ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा और सरकार ठीक से कार्य नहीं कर पाएगी। दूसरा उत्तरदायित्व। तो दूसरा है उत्तरदायित्व, इसका अर्थ यह होता है कि सरकार को उत्तरदायी सरकार होना चाहिए, न कि तानाशाह, न कि निरंकुश। ठीक है, तो फिर आगे देखिए इसमें, तो दुर्भाग्य से अब तक यह संभव नहीं हो सका है कि ऐसी व्यवस्था को खोजा जाए जिसमें दोनों स्तरों को समान रूप से सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है इसमें कि अमेरिकी व्यवस्था ज़्यादा स्थायित्व देती है लेकिन उत्तरदायित्व उसका कम होता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश शासन व्यवस्था या ब्रिटिश व्यवस्था ज़्यादा उत्तरदायित्व देती है लेकिन स्थायित्व कम देती है। ठीक है, तो प्रारूप समिति ने कार्यपालिका को संसदीय व्यवस्था की सिफारिश करते हुए स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी थी। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो इन कारणों से हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है।
इसके अलावा और भी कारण हैं। तो देखिए इसमें अगला कारण है कि भारतीय समाज की प्रकृति। तो भारतीय समाज की प्रकृति से तात्पर्य यह है कि भारत विश्व में सर्वाधिक विविधताओं एवं जटिल समाज वाला देश होता है। संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में विभिन्न वर्गों एवं विभिन्न क्षेत्रों, ठीक है, के लोगों के हित में बहुत अवसर उन्हें सुलभ हो सके, बहुत सारे अवसर उन्हें प्राप्त हो और राष्ट्रीय भावना को लोगों के बीच बढ़ाते हुए अखंड भारत का निर्माण हो सके। इसलिए हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता है। तो देखिए इसमें तो संविधान निर्माता चाहते थे कि विधायिका एवं कार्यपालिका, विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, इनके बीच टकराव न हो और वे चाहते थे कि एक ऐसी सरकार बने जो देश के चहुमुखी विकास के लिए अनुकूल हो। ये हमारे संविधान निर्माता चाहते थे, इसलिए हमने इस संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। इसके बाद फिर अब देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद में शुरू होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अब अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या है, तो देखिए इसका अर्थ। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ यह है कि जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अलग होती है और कार्यपालिका का प्रधान व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। जबकि हमने आपको बताया था कि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, तो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि इसमें क्या होता है, तो इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अलग होती है और कार्यपालिका का प्रधान व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, इसलिए इसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। इसके बाद फिर कार्यपालिका का प्रधान अपने कार्यकाल और अधिक सीमा तक अपनी नीतियां और कार्यों के बारे में विधानमंडल से स्वतंत्र होता है। इसके बाद फिर अध्यक्षात्मक सरकार वह सरकार होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का अध्यक्ष तथा उसके मंत्री अपनी अवधि के बारे में संविधान की दृष्टि से विधानमंडल से स्वतंत्र होते हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में व्यवस्थापिका के प्रति अनुत्तरदायी होते हैं। इनको व्यवस्थापिका मतलब संसद में जाकर जवाब नहीं देना पड़ता, जबकि हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली में जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो क्या ऐसी प्रणाली किसी देश में है, तो ऐसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जो आपको याद रखना होगा। तो 3 नंबर में इससे आपका इसका अर्थ आपसे पूछा जा सकता है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं और यह प्रणाली कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि अध्यक्षात्मक या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान अथवा राष्ट्रपति देश के नागरिकों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसके बाद में राष्ट्रपति की सलाहकार संस्था मंत्री परिषद का निर्माण राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद वह अपनी इच्छा से करता है। इसके बाद फिर ये मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और मंत्री में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का अभाव होता है तथा इनका अस्तित्व पूर्णतः राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये मंत्री अपने पद पर रहेंगे और जैसे राष्ट्रपति इन्हें पद से हटाएंगे तो इन्हें हटना पड़ेगा। इसके बाद फिर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका मतलब हमारे राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और न ही व्यवस्थापिका उसे अपने पद से हटा सकती है। अमेरिका की हम बात कर रहे हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की, तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं ये व्यवस्थापिका के प्रति अर्थात उनकी संसद उसके प्रति उत्तरदायी ये लोग नहीं होते। ठीक है, और न ही व्यवस्थापिका इन्हें पद से हटा सकती है। लेकिन एक बात याद रखना है आपको कि यदि राष्ट्रपति किसी दुराचार में पाया जाता है, ठीक है, कदाचार का आरोप इस पर सिद्ध हो जाता है, तो वहाँ की संसद
इसे महाभियोग प्रस्ताव लाकर इसके पद से हटा सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि मंत्री अपने अस्तित्व के लिए कांग्रेस संसद की इच्छा पर निर्भर नहीं होते। जो मंत्री होते हैं तो अपने अस्तित्व के लिए ये संसद पर निर्भर नहीं होते। ध्यान रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है, तो ये मंत्री कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर नहीं होते हैं। अतः उन्हें प्रतिनिधि सभा या सीनेट में बोलने और मतदान करने का अधिकार भी नहीं होता। इसके बाद फिर कार्यपालिका का जो प्रधान होता है राष्ट्रपति, साधारणतः वर्ष में एक बार संसद को अपना संदेश देता है, परंतु असाधारण परिस्थितियों में गठित विशेष अधिवेशन में इन संदेशों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार चुने गए मंत्रियों को पद मुक्त भी कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है फ्रेंड, जो आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अब आप अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। तो जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है? तो पहली विशेषता है इसमें कि अध्यक्षात्मक शासन में नाम मात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में कोई अंतर नहीं होता, कोई भेद नहीं होता, क्योंकि देश का जो वैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, वास्तविक रूप से कार्यपालिका का प्रधान होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक है, तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पर आधारित होता है अध्यक्षीय शासन, जो आपको ध्यान रखना है, जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका अपने अपने कार्यों में एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। कार्यपालिका अपना काम करती है, व्यवस्थापिका अपना कार्य करती है। इसके बाद फिर व्यवस्थापिका के निंदा प्रस्तावों एवं विश्वास प्रस्तावों से कार्यपालिका प्रभावित नहीं होती और न ही कार्यपालिका व्यवस्थापिका के विधि निर्माण संबंधी कार्यों में भाग लेती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में आपसे ये सब 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगली विशेषता इसके देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की, कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का पूर्णतः पालन करती है, जिसका अर्थ है कि शासन के तीनों अंग वैसे तो एक दूसरे से स्वाधीन होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, परंतु अपने कार्यों के निर्वाह के लिए उन्हें एक दूसरे के समर्थन की आवश्यकता है। इसके बाद फिर कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। उससे पहले विधायिका महाभियोग के अतिरिक्त उसे पद से नहीं हटा सकती, इसलिए यहाँ राष्ट्रपति शक्तिशाली होता है। इसलिए कार्यपालिका अपने कार्यों को उचित परिणाम भी दे सकती है। तो जो राष्ट्रपति होता है उसको सिर्फ महाभियोग के माध्यम से ही या महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, अन्यथा किसी परिस्थिति में उसे हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के गुण। तो इसका पहला गुण देखिए कि राष्ट्रपति विभिन्न विभागों में विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्ति को ही मंत्रिमंडल में शामिल करता है, जिससे शासन कुशल होता है। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में शासन की स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि कार्यपालिका का प्रधान मतलब राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है और व्यवस्थापिका का निर्माण भी एक निश्चित समय के लिए ही होता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली संसदीय प्रणाली की अपेक्षा अधिक कुशल होती है, क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होने के कारण अपने कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्यान्वित करती है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें अगला गुण इसका होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का कि इस शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल केवल निर्वाचन के दौरान सक्रिय रहते हैं और राष्ट्रपति दलबंदी से अलग होकर कार्य करते हैं। इनको किसी दल से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद फिर अध्यक्षीय शासन में
प्रशासनिक एकता पाई जाती है, क्योंकि शासन की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अतः संकटकालीन अवस्था में राष्ट्रपति स्वयं विवेक से शीघ्रतापूर्वक निर्णय लेने में सक्षम होता है। इसके बाद फिर अध्यक्षीय शासन प्रणाली के तहत मंत्रिमंडल के सदस्य जनता के प्रतिनिधि नहीं होते। ये तो योग्यता और कार्यकुशलता के आधार पर उनका चयन किया जाता है, राजनीतिक या दलीय आधार पर नहीं। इसलिए ये स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। इस व्यवस्था में मंत्रियों को बार बार व्यवस्थापिका में मतलब विधायिका में नहीं जाना पड़ता और इससे वे शासन संबंधी कार्यों को भी अच्छी तरह से करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण हैं जो एग्जाम में आपसे 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और भी इसके गुण हैं जो देखिए इसमें कि दूसरी ओर व्यवस्थापिका के सदस्य भी पूर्ण रूप से अपना ध्यान विधि निर्माण में ही लगाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने विशेष कार्य से ही मतलब होता है। अगला पॉइंट आता है इसमें कि एक निश्चित समय के बाद राष्ट्रपति का चुनाव मतदाता स्वयं करते हैं और साथ ही वे राष्ट्रपति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण भी रखते हैं। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर लास्ट इसका पॉइंट होता है कि कार्यपालिका अपनी शक्ति का प्रयोग जनहित के पक्ष में करती है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब हमने आपको अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण के बारे में बताए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के दोष। तो इसके दोष में पहला पॉइंट आता है कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में विधानमंडल और कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, न ही ये दोनों जनता के द्वारा चुने जाते हैं कि जनता पुनः चुनाव कराने या चुनाव करवाने का भय दिखाकर इन पर अंकुश लगाती या इन पर नियंत्रण रखती। ठीक है, तो ऐसा कोई भय इन्हें नहीं होता है। इसके बाद फिर कार्यपालिका का समय निश्चित होने के कारण सदन में कोई व्यवस्थित विपक्ष उभर कर सामने भी नहीं आता है। दोनों एक दूसरे की नीतियों को अपनाने से इनकार भी नहीं करते। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि विधि निर्माण और प्रशासन में उचित सहयोग नहीं हो पाता। कार्यपालिका और विधानमंडल में मतभेद होने पर मतदाताओं को अगले चुनाव तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला दोष आता है इसमें कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में एक ही व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति के कंधों पर प्रशासन का दायित्व होता है। प्रशासन का जितना भी कार्य होता है उसका कार्यबोझ पूरा राष्ट्रपति पर ही होता है। इस शासन में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार कार्यपालिका के प्रधान में कोई परिवर्तन संभव नहीं होता, क्योंकि जो नियत समय है या जो निश्चित समय है उससे नियत समय पूर्ण होने तक कार्यपालिका और विधानपालिका अर्थात विधायिका के द्वारा इसे हटाया भी नहीं जा सकता। इसके बाद फिर लास्ट पॉइंट है इसका कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के निरंकुश होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि शासन की समस्त शक्ति उसी के हाथ में होती है। ठीक है, तो ये इसके दोष हैं जो एमपीपीएससी मेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए इसमें संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अंतर। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण और दोष के बारे में बताए हैं जो आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है। 3 नंबर में आपसे इसका अर्थ पूछा जा सकता है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो पहले हम आपको पढ़ा रहे हैं संसदीय शासन प्रणाली, उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो पहले इसके पॉइंट देखिए, संसदात्मक शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली। इसका पहला पॉइंट यह है कि इस प्रणाली में कार्यपालिका 2 भागों में विभक्त होती है, एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। इसके बाद फिर इसमें कार्यपालिका का समय अनिश्चित रहता है, अर्थात इसमें अस्थिरता रहती है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसका आता है कि संसदीय शासन प्रणाली में
मंत्रीगण मतलब मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद फिर इस पद्धति में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध भी होता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि इस पद्धति में मंत्रियों की स्थिति अधिक महत्वपूर्ण होती है। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि इस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के निम्न सदन को भंग कर सकती है या भंग करने की सलाह दे सकती है। इसके बाद फिर संसदात्मक शासन प्रणाली में अधिक उत्तरदायित्व की भावना रहती है। इसमें संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व ज़्यादा होता है। इसके बाद फिर शांति काल के लिए संसदीय शासन प्रणाली अधिक उपयुक्त होती है। तो ये सब हमने आपको बताया संसदीय शासन प्रणाली के बारे में। ये आपसे 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि संसदीय शासन प्रणाली में और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अंतर क्या है। तो एग्जाम में आप क्या करेंगे, अगर ऐसा अंतर आपसे पूछा जा रहा है 5 नंबर में, तो आपको कॉलम बनाना है। एक तरफ आपको लिखना है संसदीय शासन प्रणाली और दूसरी तरफ लिखना है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो संसदात्मक शासन प्रणाली तो हमने आपको बता दी। अब देखिए इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, देखिए इसका पहला पॉइंट कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधार शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होता है जो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया है। इसके बाद फिर इस प्रणाली में कार्यपालिका की शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित होती है, मतलब राष्ट्रपति के पास होती है। अगला पॉइंट इसका होता है कि इस प्रणाली में कार्यपालिका का समय निश्चित होता है, अर्थात इसमें स्थिरता होती है, बार बार सरकार गिरने की कोई संभावना इसमें नहीं होती। इसके बाद फिर इस पद्धति में मंत्रियों की स्थिति दुर्बल होती है, मतलब राष्ट्रपति इन मंत्रियों को कभी भी हटा सकते हैं। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि इस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका को भंग नहीं कर सकती। ठीक है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि अध्यक्षात्मक शासन में अपेक्षाकृत कम उत्तरदायित्व रहता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि संकट काल के लिए अध्यक्षीय प्रणाली अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें निर्णय लेने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। इसके बाद फिर अगला आता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जितने भी मंत्री होते हैं ये सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब हमने आपको बताया है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में। तो 5 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संसदीय शासन प्रणाली या संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अंतर क्या है, तो आपको 2 कॉलम बनाना है, एक तरफ संसदीय शासन प्रणाली और दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ये कॉलम बनाकर उसमें ये सब अंतर आपको लिखना है। ठीक है फ्रेंड, अगर इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो इसमें आज के टॉपिक में आपसे 3 नंबर के, 5 नंबर के और आपसे 11 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। अकेले जो संसदात्मक शासन प्रणाली का टॉपिक है उसमें 3 नंबर में, 5 नंबर में और 11 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में भी आपसे पूछा जा सकता है 3 नंबर और 5 नंबर में। फिर इसके बाद में 5 नंबर में इन दोनों में आपसे अंतर पूछा जा सकता है। तो ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ आज का हमारा यह टॉपिक समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।